फिरोज ने जब भी एग्रेसिव मैन का कैरेक्टर प्ले किया है तो वो अपनी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से, बहुत जुनून से, इश्क से, मोहब्बत से अपने काम को करता है। उज़ैर, मेरा दिल चाहे ना तो मैं हिजाब लेके मुसल्ले में बैठी रहूं, मेरे घर में कमरा कोना बना हुआ और ये मेरी ख्वाहिश है। मैंने अपना नाम खुद चेंज किया है। मेरा असली नाम क्या था बता दूं? Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. In today's episode we have an interesting guest. Interesting इसलिए क्योंकि जब मैं इनकी बायो पढ़ रहा था and we have many mutual friends as well, but इत्तेफाक से जब इनसे बात हुई so I came to know the other side of the guest जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, इंट्रोडक्शन को हम साथ साथ बताते भी रहेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर भी करेंगे एंड कुछ चीज़ें डिकोड करने की कोशिश करेंगे इन टुडेज पॉडकास्ट। So how are you? I am amazing. How are you? I'm good. Welcome to United States and Of America. America and you are in the land of opportunity. Yes, and I am trying to achieve the American dream. Adjust कर लिए, achieve तो कर ही लेंगे, adjust हो गई USA। Adjustment के बारे में मत पूछो, बहुत मुश्किल है और मैं ये बात सबको बताना चाहती हूँ कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं सोशल मीडिया पे और फ्रेंड्स वगैरह भी कि वो भी सोचते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो मैं हम सबको बताती हूँ कि अमेरिकन ड्रीम जीना और उसको अचीव करना बहुत बहुत पापड़ बेलने का काम है, बहुत मुश्किल है। शुरू का 1 साल बहुत मुश्किल होता है, दैट टू अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए होते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम नोवेयर, इवन इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, इवन इफ यू हैव made something, you've done something back home, you have to start here from scratch. True. And then the feeling of being a nobody, right? People don't know you here except your own Desi community, except your own people, Pakistani people. Nobody knows you, right? And then you have to start from scratch. अच्छा, यही चीज अब हमें बहुत बड़ा कैनवस देती है जिसपे हम अपनी तस्वीर को खुद रंग भर सकते हैं। जो रंग हम चाहें, हम जैसी पिक्चर बनाना चाहें हम पिक्चर बना सकते हैं। मगर ये सब कुछ बहुत करेज लेता है, बहुत स्ट्रेंथ लेता है। अब ये आपके ऊपर है कि वो स्ट्रेंथ और वो करेज आपको क्या चीज देती है। बिल्कुल, इसके साथ ही जो एक और भी रीजन था आपको यहाँ बुलाने का, हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप आए यहाँ पे, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व व्हाट आई हैव सीन सो फार कि आई नो यू एज अ होस्ट, आई नो यू समवन हु इज इनटू मीडिया, बट देयर इज दिस अदर साइड ऑफ यू एज वेल, जो कि एक कम टाइम के लिए, मुख्तसर अरसे के लिए जब हम मिले, हमने बात की, तो उससे मुझे रियलाइज हुआ यू हैव क्वाइट डेप्थ इन यू और काफी थॉट्स हैं आपके पास, काफी चीजें हैं जिसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपना। बिकॉज एक ये भी ओपिनियन ही जनरेट होता है कि अक्सर मीडिया के जो लोग होते हैं या पीपल हु आर इन दिस फील्ड पर्टिकुलरली, वो बड़े डाइवर्स होते हैं या डाइवर्स होते हैं या उनका कोई ओपिनियन नहीं होता कभी किसी चीज के ऊपर, तो मल्टीपल जो है अगर ओपिनियन हो भी जाए तो उस ओपिनियन के ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो बेचारे जलील होके रहते हैं। तो आप मॉर्निंग शो होस्ट भी थी और ये बताएं कि जो मॉर्निंग शो के ट्रेंड्स वहाँ पे चल रहे हैं उसमें वायरल होने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज वर्ल्ड कि आप एक जो आपकी मैंने देखी चीजें कि आप एक पॉजिटिव चेंज भी लाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, एंड यू आर क्वाइट ऑफ अ पॉजिटिव पर्सन इनसाइड, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू डू द मॉर्निंग शो? नॉट ओनली द मॉर्निंग शो, मेरा पूरा सफर बहुत सफर था, इंग्लिश वाला सफर था। सिर्फ मॉर्निंग शो में ही नहीं, मीडिया इंडस्ट्री में रहने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक इंसान के अंदर, मैं सिर्फ लड़की के अंदर नहीं कहूँगी, लड़कों के अंदर भी, हर शख्स के अंदर मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर पूरे तरीके से मौजूद नहीं थी, या अगर मैंने वो चीज़ें दिखाई भी अपने अंदर या अपने अंदर पैदा करने की कोशिश भी की तो वो चीज़ें मुझे अंदर से तंग करती हैं। मेरे अंदर एक बहुत मैं रिलीजियस तो नहीं कहूँगी, सोलफुल इंडिविजुअल है। I do not want to forget and I do not want to ignore my soul. I don't want to do anything that hurts my soul or any other soul around me. तो इन चीज़ों को साथ लेते हुए दुनिया के साथ चलना, मैं सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री नहीं कहूँगी, हमारी इंडस्ट्री क्यों बदनाम है, हमारे रोडों पे, हमारे घरों में
सोललेस लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। और जो लोग absolutely. सोलफुल होते हैं, जो लोग रूहों को देखते हैं या महसूस करते हैं, अच्छी रूहों को या बुरी रूहों को, उनके लिए दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिन कहे ही बहुत कुछ देख रहे होते हैं, बहुत कुछ महसूस कर रहे होते हैं। शायद मैं एम्पैथेटिक लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। I was extremely emotional individual. मैं बहुत emotional individual थी। At what part of your life? all of my life. मैं आज तक बहुत अच्छा। emotional हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती रही हूँ। बकायदा एक मेरा अरसा रहा है जिंदगी में जब मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला मेरा दिल सख्त कर दे, कि मैं चीज़ों को फील ना करूँ। मैं इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट थी, मगर फिर मुझे पता चला कि ये दुआ नहीं करनी चाहिए। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इम्पैक्ट्स होते हैं, उनका भी इस दुनिया में कोई काम होता है, राइट? तो अगर सब लोग ही सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। हाँ। उसमें हर तरीके के लोग मौजूद हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत सख्त हूँ, मैं सॉफ्ट होना चाहता हूँ, या ये एक मेरे अंदर एक क्वालिटी है जिसमें मैं लोगों से इसी तरह ही बात करता हूँ। लेकिन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए हर एक की जरूरी है। अच्छे लोग भी जरूरी हैं, बुरे लोग भी जरूरी हैं, इंतहाई अच्छे लोग और इंतहाई बुरे लोग भी जरूरी हैं। अगर इंतहाई बुरे लोग नहीं होंगे तो आपको अच्छे लोगों की शायद कदर ही ना हो, या आपको बहुत अच्छे लोगों का पता ही ना चलेगा कौन अच्छा। और उसे हम सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को क्यों सोचते हैं कि मीडिया में ही सरवाइव करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमारे मतलब हर जगह, हर इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि औरत जब घर से बाहर कदम रखती है, इवन मर्द भी, तो उसको जमाना पक्का बना देता है, उसको जमाना चेंज कर देता है ना? उसको इंसान को जमाना सख्त कर देता है। और हम लोग मीडिया के बारे में डे टू डे जो लर्निंग होती है आपकी, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आप एवरी डे आपके लिए एक न्यू चैलेंज है, एवरी डे आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है और एक नई चीज आप एक्सप्लोर कर रही हैं बेसिकली। बिल्कुल। और मैंने ये चीज़ भी रियलाइज की जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लोग इसको सुने, कि हम लोगों ने मीडिया की लड़कियों को बहुत ज़्यादा लेबल्ड कर दिया है कि इनकी शादियाँ नहीं चलेंगी, इनके बच्चे नहीं होंगे। जब मेरी शादी हो रही थी 2014 में, तो मैंने ये स्टेटमेंट्स बहुत सुनी थी कि ये कभी बच्चे पैदा नहीं करेगी, ये अपनी फिगर खराब नहीं करेगी, घर नहीं बसेगा और पता नहीं क्या क्या। आज वो ही लोग बैठ के देखते हैं, खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत बेटे दिए, बेटी दी, 10 साल शादी को हो चुके हैं, हार्डशिप सबकी मैरिटल लाइफ्स में भी आती हैं, हर रिलेशनशिप में आता है। मगर मुझे लगता है लेबल सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री को ही नहीं, सारी दुनिया में जो है ना वो अच्छा बुरा मौजूद है। $1 million question हुआ, why USA? Why you chose the USA to be your next destination जहाँ पे आप stay करें, रहें and family grow करें? तो ये ख्याल कब आया? ये ख्याल, अब मैं अमेरिका की तारीफें करूंगी तो लोग उस पर भी गालियाँ देंगे, क्योंकि हमारे लोगों को आदत है हर ओपिनियन पे, हर अच्छाई पे ताने कसने की। I'm so used to of that, but still I would go on with my statement. क्योंकि मैं इंग्लैंड में मैंने बचपन तो नहीं, वो एक फ्रजाइल आपकी एक एज होती है जिंदगी में, वो एक वक्त गुजारा। और मेरा साथ एक निकोला मैकेनिलिस नाम की एक गोरी थी, जिसने उस वक्त में मुझे पाला, या जो भी कह लें, माओ की तरह मुझे रखा। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इस्लाम मुसलमानों से ज़्यादा जो इस्लामी है ना, वही इलामा इकबाल का कौल, जो एक उनकी शायरी का मतलब है कि हम लोग सिर्फ कलमा पढ़ते हैं। इंसानियत जो है वो मैंने गोरों में भी देखी, मैंने पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा देखी, और मैं अपनी ज़िंदगी जी चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे वो ज़िंदगी जिएं जो मैंने जी है, जो मुश्किलात मैंने अपने मुल्क में देखी हैं, और वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। सीधा काम करना बहुत मुश्किल है, हर सीधा काम मुश्किल है, हर सीधा काम। लोग आपको लगता है कि ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं आपके रास्तों में? शदीद। अगर मैं टेढ़ा काम करूँ, मैं आपको 2 मिनट में कामयाब होकर दिखा सकती हूँ, मगर क्योंकि मैं गलत काम नहीं करना चाहती थी, शुरू से मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे लिए ऑब्स्टेकल्स बहुत थे। मैंने एनजीओ रन की 2014 से लेके आज तक अपनी माँ की ख्वाहिश पे। मैं चाहती मैं उसके साथ क्या नहीं कर सकती थी, मगर मैंने राइट वे से और ब्लैक एंड वाइट में कोई भी हैंकी पैंकी टैंकी। अच्छा, there was a transition in your appearance as well, in your nature तो नहीं कहेंगे, क्योंकि you were the same जो आप पहले थी, वो अभी भी आप वैसे ही हैं, चाहे आप यहाँ मूव कर गए हैं वापस, अगर हम पाकिस्तान की बात करें। तो जो ट्रांजिशन फेज था वो किस वजह से आया था?
एंड अभी भी वही फेज चल रहा है, या आपको लगता है कि मैं ब्रेक ले रही हूँ, या मैंने जो सर्टेन टाइप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान या अकॉर्डिंग टू जो सब कॉन्टिनेंट माइंडसेट है, आपका एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं लोग, द वे यू ड्रेस, द वे यू लुक, उसके बाद वो समझते हैं कि अब ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर स्लाइट चेंजेस आते हैं तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं होते, कंफ्यूज नहीं है, हमारी आवाम कंफ्यूज करने वाले में से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे कीबोर्ड मौलवी हैं, इनका सारा इस्लाम जो है वो लोगों को अजियत पहुंचाने में, दिल आजारी करने में निकलता है। आई एम सॉरी टू बी हार्श, मुझे बता देना अगर कुछ कट करना हो या कहीं कुछ, मैं क्योंकि मैं बहुत भरी बैठी हूँ। अगर मैंने हिजाब किया तो मैंने अपनी दिल पे किया, अपने अल्लाह के लिए किया, ठीक है। और मैंने जब हिजाब किया था तो मैंने सिर्फ एक पिक्चर लगाई थी जिसपे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नीचे लिखा था, और अल्लाह मुझे तौफीक दे इस तरह की कोई बात। देखो, अगर मैं जिंदगी में कोई अच्छा काम करती हूँ ना, मैंने जिंदगी में जो अच्छा काम किया, जब मैंने मस्जिद अल्लाह ताला ने मुझसे बनवाई, मदरसे में 500 बच्चा पढ़ रहा है, कुएं लगवाए, इसमें फ्लड में क्या क्या काम नहीं करा, सब कुछ किया, उसकी पिक्चर्स और वीडियोस लगाऊंगी। अच्छाई करके बतानी नहीं चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए अच्छाई कर रही हैं, अल्लाह ताला रायगा कर देगा। अरे यार, आप खुदा क्यों नहीं बन जाते? आप बन जाए ना खुदा। अच्छाई करूंगी तो प्रॉब्लम, हिजाब किया तो मैंने ये कमेंट सुने कि 2 दिन चलेगा, 2 दिन बाद उतर जाएगा। तो मैं उनसे पूछूंगी, उतर गया, खुश हो गए आप लोग? आप लोगों ने खुश नहीं होना बॉस, और हम आप लोगों को खुश करने के लिए पैदा भी नहीं है। जब मैंने हिजाब किया तो मैंने हिजाब की पिक्चर्स में लगाती थी, मैं ट्यूटोरियल्स बनाती थी। मैं जिंदगी के जिस भी हिस्से में अच्छा काम करूंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे जो लोग फॉलो करती हैं लड़कियां, अगर वो मुझे देख के एक अच्छा काम कर देती हैं या कुछ लर्न कर लेती हैं जिंदगी में, तो क्या बुरा है। और साथ ही मैं ये बात भी बताना चाहूंगी कि लोगों को अब ये प्रॉब्लम है कि मेरा हिजाब उतरा क्यों। मैं अमेरिका आई हूँ, जैसा देश वैसा देश। पता है क्या, आप मुल्क से बाहर निकलते हैं ना, आप दुनिया देखते हैं, आप शऊर वाले लोगों में बैठते हैं, तो आप ये सीखते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे आप अपना ओपिनियन दे ही नहीं सकते, जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे कि रिलीजन, मतलब काम पे, वर्क प्लेस पे आप किसी की रिलीजन के ऊपर या पॉलिटिकली आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। इनकम हो गया, रिलेशनशिप स्टेटस हो गया, आप उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते यार, वो मेरा पर्सनल मामला है। अगर मैं अमेरिका में आके क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों से अभी अनकंफर्टेबल भी फील होगा, राइट? जैसे लोग होंगे, उनके साथ मिंगल करने के लिए, उनके साथ जेल इन करने हर एक के साथ आपका कंफर्ट लेवल भी सेम नहीं हो सकता। ये भी लोगों को आइडिया नहीं होता कभी। वो कभी समझते हैं कि किसी रेफरेंस से, किसी के थ्रू अगर मिले हैं वो, तो अगर किसी का कंफर्ट लेवल किसी के साथ है तो वो समझते हैं कि शायद उनसे भी उनका वही कंफर्ट लेवल होगा, जबकि इट टेक एजेस एंड समटाइम्स इट्स मैटर ऑफ मोमेंट्स कि आप रियलाइज करते हैं कि कुछ लोगों से आप मिले एंड देन यू आर डन एंड यू फील लाइक ये जो एनर्जीज हैं, जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे आगे, एनर्जी मैच कर गई, या जो एनर्जी साथ में थी वो मिलके कुछ ऐसी चीज आपने उसके साथ प्लान आउट कर लिया, या कोई ऐसी चीज हुई आपके साथ जो कि वाइब मैच हुई आपकी, और आप फिर आगे उसको लेके चले दोस्ती को, या जो भी रिलेशन आप बिल्डअप करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और एनर्जीज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, वाकई बड़ा, और मुझे लगता है कि उसी कन्वर्सेशन से हम लोग का डिसाइड हुआ था कि हम लोग पॉडकास्ट बिल्कुल जबकि आपका उस वक्त शायद आने का नहीं था, लेकिन हमने डिसाइड किया कि आपको इतनी दूर से बुलाया जाए। पर थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग ओवर हियर इसके लिए। तो लेकिन जैसे आपने मेंशन किए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, और मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा बिकॉज मेनी ऑफ आवर ऑडियंस इज ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि इस वक्त यूके, यूएसए, कनाडा और इस तरह के मुल्कों में रह रहे हैं। बहुत इजी होता है किसी के लिए पूछना, अच्छा कब आए हो, कौन से वीजा पर आए हो, कितने पैसे तुम्हारा सब सही चल रहा है, और ये इतने पर्सनल क्वेश्चंस हैं दैट व्हेनेवर यू आस्क दीस क्वेश्चंस उनके नेटिव से, या जो लोग रह रहे होते हैं, दे फील ऑफेंडेड। और जब उनसे आपको ये चीज फील होती है कि लोग ऑफेंड हो रहे हैं, तो वो वाकई आपको पता चलता है कि आपने कोई गलत बात की, जो शायद आपको फील ही नहीं हो रहा पहले कि आपने किसी से क्या सवाल किया। बिल्कुल, और ये बात वहीं आ जाती है कि जहाँ पे लोग सवाल करते हैं आपके हिजाब के बारे में, कब पहना और कब उतारा, पूछते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, बिल्कुल उसी तरह आपके वीजे के बारे में भी पूछ लेते हैं यार। मतलब उनको अकल ही नहीं है, शऊर ही पैदा नहीं हुआ। मुझे लगता है शऊर आपके अंदर। ये बहुत पर्सनल क्वेश्चंस हैं। खैर, हमें इस तरह की या तो एजुकेशन देने की भी जरूरत है कि कभी कभार आप हर एक के घर में इस तरह घुस नहीं सकते, हर एक की प्राइवेसी में इंटरवीन नहीं कर सकते, या हर एक के घर को या हर एक इंडिविजुअल को आप अपना फैमिली मेंबर नहीं समझ सकते। लेकिन ऑब्वियसली आप देखते हैं फ्रस्ट्रेशन इतनी है सोसाइटी के अंदर, एंड कुछ लोगों के पास वेंट आउट करने के लिए होता नहीं है।
तो अक्सर मैं देखा है जिस तरह आप भी फेस करती होंगी ये जो डिजिटल मीडिया हरासमेंट का अगर हम लफ्ज यूज करें, तो जो लोग शायद उनकी घर में भी नहीं सुनते होंगे वो लोग आके अपने कमेंट पास कर देते हैं, और आप अक्सर देखते हैं कि जब कोई तारीफ कर रहा होता है, पॉजिटिव कमेंट दे रहा होता है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन नेगेटिव कमेंट अक्सर आपके माइंड से। मैं ये बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, खुदा के लिए ये बात समझो, तुम लोगों को लगता है कि मीडिया पर्सनालिटीज जो होती है ना वो पत्थर की बनी हुई होती है। मैंने बड़े बड़े स्टार्स को रातों को जागते हुए और रोते हुए देखा नेगेटिव कमेंट से। आप लोग तो अपनी उंगलियां हिला हिला के गंदे गंदे कमेंट्स कर देते हैं, मगर वो दिल को लगती है। आपको पता है आर्टिस्ट कितनी सॉफ्ट नेचर का होता है। आर्टिस्ट के अंदर होता क्या है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इमोशंस होते हैं। वही इमोशंस वो कभी अपनी आंखों में लाता है, कभी अपनी अदाओं में लाता है, कभी अपने बोलने में लाता है, कभी चलने में लाता है। वो एक्ट करता है, वो क्या करती है, वो फिर तुम्हें एंटरटेन करता है, ठीक है, बहुत फील करता है आर्टिस्ट। अगर वो फील ना करे तो फिर वो तुम्हें एंटरटेन नहीं कर सकता। वो सबसे ज्यादा हसास इंसान होता है। हम बैठे बैठे कितने हसास इंसानों को हर्ट कर रहे हैं, हम कितनी डिप्रेशन फैला रहे हैं। पता है क्या, एक और बात हो जाए, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं जिनके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ होता है, एक वो होते हैं जिनके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इंसान जितना कामयाब होता है, जितना ऊपर जाता है, उसके पास उतनी एसेट्स होती है। जो फेम है ना, ये आपकी एसेट है। ये वैसे ही है जैसे कोई करोड़पति इंसान बैठ के अपनी करोड़ों की और खरबों की फैक्ट्री के बारे में सोचेगा कि यार सुबह अगर बत्ती नहीं आई या माल नहीं बना, कमाया है और जिस्म की मेहनत लगती है। आप क्या समझते हैं, शूटों पे जाते हैं, तैयार होते हैं, लोग फैंस पीछे नहीं, खून पसीना है इसमें, खून पसीना। अभी मेरी आपकी इसी बात से मुझे ये बात याद आई कि जब यहाँ पे कुछ लोग थे वो बात कर रहे थे कि बहुत इजी है, तैयार होकर बैठो, लाइफ बहुत सिंपल है। जब मैंने उन्हें बताया कि आजकल ड्रामों की शूट 8 से 10 घंटे की होती है और एक ड्रामा 8 महीने शूट होता है, कम से 8 महीने, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जॉब। ये नहीं है कि आप गए, आपका मूड हुआ, आप वहां से निकल गए, यू हैव टू बी देयर ऑन द सेट। और ये आर्टिस्ट की वजह से नहीं है कि शायद आप यंग आर्टिस्ट हैं तो आपको कम काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप फ्लरिश करते हैं तो आपको तो काम और ज्यादा करना पड़ता है, आपकी मेहनत भी ज्यादा होती है, आपको पिछली परफॉर्मेंस से आगे की परफॉर्मेंस और मजीद बेहतर देनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म मिल सकता है आपको, और लोग आपको आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस से जज करते हैं। और क्योंकि हम यहाँ एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, हर वो चीज जिसके लिए हमारी आवाम को एक्सपोजर होना चाहिए, अगर कोई 4 में से 2 लोगों को भी मेरी बात समझ आ जाती है और उनकी जिंदगी में या उनकी सोच में कोई फर्क पड़ सकता है, तो मैं यहाँ ये बात भी ऐड करूंगी कि 2 मसले मजीद हमारी आवाम में बहुत ज्यादा है। न्यूज़ इसलिए वायरल हुई थी क्योंकि सीइंग बाबर आजम एट दिस पोजीशन राइट नाउ, एंड जब कोई इस तरह की चीजें सोच रहा है तो इमेजिन नहीं कर पाता है कि इस तरह का वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती थी। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है हमारी सोशल मीडिया के साथ। सबके लिए आसान नहीं है टीवी तक पहुंचना, और मैं तुम्हें सच बताऊं ज़हर, अब टीवी का वो स्वैग भी नहीं है, अब टीवी का वो चार्म भी नहीं है, मुझे ये लगता है। बहुत पर्सनल बात, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। ड्रामास का है बहुत ज्यादा है, मगर होस्ट वगैरह ने ना अपने आप को खुद तबाह किया है। होस्टिंग शोज जो शो होस्ट होते हैं हमारे अब पाकिस्तान में जो है, उन्होंने बहुत गंद मचा दिया है, बहुत ज्यादा। एक तो रिसर्च नहीं है, बिल्कुल भी रिसर्च नहीं है। कितने क्लिप्स वायरल होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर वो अभी तक उसी सीट पे बैठे हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि चैनल मजबूर हो गया है, क्योंकि आप गंद देख रहे हैं। आप गंद देखना छोड़ेंगे, बिल्कुल ये वही वाली कहानी है जैसे कहते हैं कि आप लोग ड्रामाज में हीरोज को एग्रेसिव दिखाते हैं या हीरोज को दिखाते हैं कि वो लड़कियों को मार रहे होते हैं। आप छोड़ देना देखना, आप क्यों नहीं देखते? किसका दिल चाहता है अपने करोड़ों लगाए एग्रेसिव मर्द दिखाने पे? तुम लोग को देखना ही नहीं है। अच्छा, ड्रामास की बात चली है तो ड्रामास में जैसे आपने मेंशन किया कि अल्फा मेल जो है, अभी रिसेंट फिल्म रिलीज हुई थी एनिमल, उसके अंदर भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेन दिखाया गया जो कि अपैरेंटली बहुत ही जबरदस्त लग रहा था। लेकिन अगर इस तरह का टॉक्सिक आदमी किसी की जिंदगी में हो तो आपको लग पता जाएगा कि वो आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज ला सकते हैं। सो डू यू सी दिस कि इस तरह के जो एग्रेसिव मैन है हमारी सोसाइटी में वाकई मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो ड्रामास बन रहे हैं, आपको लगता है कि एक फॉर्मूला चल गया, जिस तरह एक फॉर्मेट होता है शो का, होस्टिंग का, वो चल गया तो सारे चैनल्स वही कॉपी करते हैं। तो ड्रामास में भी अगर फिरोज है फॉर एग्जांपल, उनको एग्रेसिव दिखाया तो अब हर एक्टर को जो है वो जुल्म करना है। अच्छा,
पहले तो मैं फिरोज की बात क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ, तो लोग उसके बारे में ये सवाल मुझसे बहुत करते हैं ऑन एंड ऑफ। फिरोज ने जब भी एग्रेसिव मैन का कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो अपनी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से, बहुत जुनून से, इश्क से, मोहब्बत से अपने काम को करता है, स्क्रिप्ट को पढ़ता है। जब भी उसने ये कैरेक्टर किया है, उसका एंड हमेशा मलामत हुई है। खुदा और मोहब्बत देख लीजिए, एंड क्या हुआ, ठीक है। बाकी सारे ड्रामे आप देख लीजिए, चुप रहो देख लीजिए, और पता नहीं कितने ड्रामे उसके, जहां उसने अग्रेसिव प्ले किया वहां उसने ये दिखाया है कि अगर उसने गलत किया है तो उसके साथ गलत होगा। अच्छा, गलत हुआ है या तो उसने माफी हर मांगी। आर्टिस्ट को इस तरह की चीज पहले से पता होनी चाहिए कि जिस कैरेक्टर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जिस कैरेक्टर को वो ले रहा है, तो उसका आउटकम या उसका जो एंड रिजल्ट है उस ड्रामे का, उसकी तरफ सोचना चाहिए, या स्क्रिप्ट अच्छी आ रही है तो उस वक्त कर देना चाहिए विदाउट थिंकिंग कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होगा। सोसाइटी पे देखो, ड्रामे की स्टोरी बनाना या उसका स्क्रिप्ट बनाना एक्टर का काम बिल्कुल भी नहीं है। एक्टर का काम है परफॉर्म करना, ठीक है। उसको जो भी कैरेक्टर मिलेगा, किसी भी एक्टर को, वो उसको बेहतरीन अंदाज में निभाएगा। और ये काम, ये जिम्मेदारी हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स की है, और हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स ने भी मेजरली हमारे यहाँ जिस तरह हमेशा हर तस्वीर का बुरा रुख देखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह अग्रेसिव मैन की स्टोरीज में बुरे रुख को ही देखा जाता है। अच्छा रुख ये नहीं देखा जाता कि आखिर में उसने माफी मांगी है ड्रामे में लड़की से, या उसने मतलब वो खुदा की तरफ चला गया है, ठीक है। वो सारी चीजें नहीं दिखाते। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूं कि आपने मुझसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि हमारे माशरे में मर्द ऐसे हैं, तो हमारे माशरे में औरतें जो हैं वो मर्दों से कहीं आगे निकल चुकी हैं। मुझे लगता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम रहा है मर्दों को बुरा दिखाने का, या मर्दों के बुरा होने का, जैसा आप सोचना चाहें। अब जो टाइम है ना, औरतें 10 हाथ आगे निकल चुकी। ये जो रोल्स डिफाइन करने वाला काम है, ये आपको क्या लगता है कि किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, या ये इंडिविजुअल के ऊपर ही होना चाहिए कि वो अपने रोल को डिफाइन करें? क्योंकि यूजुअली हमने देखा है जो हमारी सोसाइटी है, एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसमें जो पेरेंट्स कह रहे होते हैं लोग वो सुन रहे होते हैं, एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर हमारा फर्म बिलीफ है कि जो है पेरेंट्स अच्छा ही सोचते हैं लोगों के लिए, लेकिन कभी कभार कुछ डिसीजन जो है इन अ लॉन्गर रन इफेक्ट करते हैं किसी की पर्सनालिटी के ऊपर। अगर इनिशियली गलत डिसीजन हो गया तो उसकी पूरी लाइफ उस एक गलत डिसीजन की वजह से मेस अप हो सकती है। हाउ डू यू सी दिस? जब खुदा साथ हो ना, तो कोई इंसानी बशर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब खुदा साथ हो, तो मुझे लगता है कि हर इंसान का खुदा के साथ कनेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में खुदा के साथ अपना कनेक्शन बहुत मजबूत रखा, और मैंने देखा कि जिन लोगों का रब के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। Yeah, how's your relation with your brother and your sister, Feroz and Umaima? कैसा है रिलेशन, बातचीत? अब जब इतनी दूर आ गई हैं, उनको बताया था, कॉन्फिडेंस पे लिया था कि मैं ये स्टेप लेने जा रही हूँ? हाँ, जाहिर है उनको पता था, बताया था। और हम 6 बहन भाई हैं। 3 बड़े वाले जो हैं वो एक सर्टेन एज ग्रुप के हैं, तो वो लोग ज्यादा साथ साथ रहते हैं। हम लोग थोड़े गैप के बाद हुए, तो हम 3 सेम एज के हैं, 2-2 साल का फर्क है हमारा। बचपन में सारी शरारतें भी एक साथ की, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहे। मैं तो ये कहूंगी कि हम लोगों ने, मुझे रियलाइज होता है अब कि हम लोगों ने तो कभी दोस्त भी नहीं बनाए, ज्यादा हम लोगों ने कभी दोस्त नहीं बनाए, हम तीनों एक दूसरे के अंदर इतने इन्वॉल्व थे, मस्त थे, मजे में थे, ठीक है। हमने ट्रेवल साथ किया, हमने सारी तफरियां साथ की, सब कुछ। तो लोगों को जिंदगी में दोस्तों की जरूरत होती है, हमें नहीं थी कभी भी। हम तीनों बस मजे में थे। आप कैसा फील करती हैं कि यू हैव मूव्ड ओवर हियर, एंड डू यू थिंक कि वो जो बॉन्ड है या वो कनेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, या इट्स स्टिल द सेम, या बल्कि आपको लगता है कि शायद और स्ट्रांग हो गया है? नहीं, देखो खून के रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो ना स्ट्रांग हो सकते हैं ना वीक हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यू नो व्हेन यू आर किड्स, तो आपकी एक डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर आप एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ। तो उसके बाद आप अक्सर लोगों ने देखा है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है बिटवीन सिबलिंग्स। उमैमा के तो, जहां तक उमैमा की बात है, उसके साथ तो डायमेंशन जो है ना मेरी और फिरोज की, वो थोड़ी माँ वाली है। ओके, वो उसका नाम का मतलब भी है उम्मे ऐमा, माँ, ठीक है। तो वो तो माँ है हमारी, वो अम्मा जान है, वो सब कुछ सब कंट्रोल में होना चाहिए, सब मतलब जगह पे होना चाहिए, बस सबके पास सब कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो तुम? सब सेट होनी चाहिए लाइफ, ये कर लो, वो कर लो, यूं कर लो, ये यूं कर लो। तो वो उमैमा वो है,
और उमैमा मुझे कहती है कि दुआ मेरी माँ है, तो समझ नहीं आता कि डिमेंशन क्या है actually। अच्छा, जब भी यू आर द यंगेस्ट। मैं यंगेस्ट हूँ, मगर उमैमा यही कहती है कि दुआ मेरी माँ है। वो उमैमा कोई भी डिसीजन लेगी तो वो मैं दुनिया के किसी हिस्से में बैठी हूँ, उमैमा मुझसे फोन करके पूछेगी कि मैं ये कर रहा हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा, बिगेस्ट थिंग स्मॉलेस्ट थिंग, शी विल आस्क मी। डिसीजन की बात है, पहले तो आप कॉफी भी लीजिए अपनी, क्योंकि वो काफी देर से रखी हुई थी, सो आई थॉट कि मैं आपको जरा बताऊं बीच में। तो जब डिसीजंस की बारी आती है, जैसे आपने मेंशन किया कि आप भी उनसे ले रही होती हैं डिसीजंस, लेने में हेल्प करवा रही होती हैं वो आपको, एंड आप भी, वो भी आपसे लेती हैं। तो व्हेन दिस मूवी केम, जो उन्होंने बॉलीवुड फिल्म की थी, तो उसको बहुत बैकलैश मिला, वो बहुत ओपनली डिस्कस करती है। आई थिंक वी आर वेरी, नहीं, व्हाट वाज द इनर स्टोरी? आपको भी वाकई नहीं पता था, या यू आर इन कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस में लिया था कि किसी और को नहीं बताना? उस मूवी में ऐसा था क्या जो किसी को कॉन्फिडेंस में लेना था या नहीं? कि मैं ये जा रही हूँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट मैं साथ गई थी इंडिया। अच्छा, फिरोज साथ गया था। मैंने अजमेर से जो पहला बैग लिया था ख्वाजा साहब के रोजे के पास बैठ के, मैंने तभी लिया था। मैं अच्छा। जी मेरा जो पहला, जिसे कहेंगे ना आप स्पिरिचुअल जर्नी कहेंगे, या पहली दफा पिया हाजी अली जाना, अजमेर जाना, निजामुद्दीन औलिया के पास जाना, हज़रत मीर खुसरो के पास जाना, उन जगहों को महसूस करना, देखना वहाँ पे किन किन रंगों के लोग हैं, हर बंदा अपनी हाजत लेकर आया। सेम फैमिली, कंप्लीटली टू डिफरेंट डायरेक्शंस। आप एक ये कर रही थी, या डू यू थिंक कि उमैमा भी इतनी सोलफुल है, इतनी आप, लेकिन मतलब एक देखा जाए तो वो एक बॉलीवुड में अपना करियर स्टार्ट कर रही थी, एंड यू वर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी। सेम फैमिली, टू डिफरेंट जर्नीज। सबको पता है कि मैं, उमैमा और फिरोज तीनों बहुत सोलफुल लोग हैं। हम अंदर से बहुत सोलफुल हैं। Okay. देखो, मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना, मैंने अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले तो मैं क्या बोला कि उज़ैर, मेरा दिल चाहे ना तो मैं हिजाब लेके मुसल्ले में बैठी रहूँ, मेरे घर में कमरा कोना बना हुआ, और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्रेयर एरिया बनाऊँ, मैं उधर ही बैठी रहूँ, मैं अल्लाह ताला से बातें करती रहूँ, मैं तस्बीह पढ़ती रहूँ। मैं ये चाहती हूँ, मगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसी हो गई तो मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बिल्स कौन पे करेगा? मुझे क्योंकि बोलना आता है, अल्लाह ने मुझे फन दिया है, अल्लाह ने फन दिया है मुझे होस्टिंग करना, मुझे बोलना, मुझे पहनना ओढ़ना आता है, मुझे मेकअप करना आता है, मेरे अंदर 1000 लड़कियों से ज्यादा एक्सपोजर है। तो क्या मैं उस नेमत को जो अल्लाह ने मुझे दी है जाया कर दूं? नहीं, ठीक है, ये नेमत मुझे दी है ना, मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उसमें कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह उमैमा को अल्लाह ताला ने आर्ट दी है, वो अपनी फिल्में भी कर रही है, वो रातों को अगर नमाजें पढ़ती है, किसी को नहीं पता, किसी ने उसके कमरे में जाके नहीं देखा। हो सकता है कि ये चीजें मैंने उससे लर्न की हूँ, मुझे अल्लाह ने तौफीक दे दी कि मैंने 4 दिन हिजाब पहन लिया, उसको नहीं दी ये तौफीक। Who are we to judge? फिरोज जितना रिलीजियस है सबको पता है, मगर दीन और दुनिया को साथ चलाना है। हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगर कोई मीडिया के बैकग्राउंड से है तो वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। यार उसने जो जिस लिए किया वो अल्लाह को पता है वो उसने क्यों किया यार। अच्छा, क्यूरियोसिटी लेवल की बात करें, जैसे आपने मेंशन किया कि एवरीवन इज आंसरेबल फॉर देयर ओन डीड्स। आपने किसी से किसी चीज के बारे में इंस्पायर हुई हो, या किसी से कोई लेसन लर्न किया हो, तो ये टोटली आपके ऊपर है। अब आपने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, ये भी आपके ऊपर है। लेकिन जब हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर हमारी ये जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है, नेगेटिव जो वाइब्स हैं, उसको अट्रैक्ट करने की जो पावर है बहुत ज्यादा है। हम हमेशा नेगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग अस। जब भी हम सोसाइटी में निकलते हैं तो हमें ये होता है कि जब कोई पॉजिटिविटी की तरफ हमें लेके जा रहा होता है, या पॉजिटिव थॉट्स की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, हमारी अट्रैक्शन वो या एंथुसियाज्म हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना नेगेटिविटी की तरफ होता है। आप किससे देखते हैं इसको? इज इट बिकॉज ऑफ द करंट वर्ल्ड की ऐसा हो गया है, या इट्स द ह्यूमन नेचर? नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हम क्यों होते हैं यार? मैं फिर बहुत रिलीजियस एक्सपेक्ट में चली जाऊंगी और तुम्हारा पॉडकास्ट नहीं चलेगा, क्योंकि लोग रिलीजियस चीजें देखते नहीं है। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं यहाँ पे, मैं बहुत अब चौकड़ी मार के बैठने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह, क्योंकि मुझे अब मजा आने लगा है। फ्रेम बुरा आए तो कट कर दीजिएगा, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, पहली बात तो ये मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैंने हिजाब लेना शुरू किया और मुझे काम मिलना बंद हो गया, अच्छे खासे कमर्शियल आते थे, चले जाते थे हिजाब। मैंने कहा कमर्शियल में नहीं पहनूंगी भाई दुपट्टा, नहीं, जो स्क्रीन वो चाहिए ना आपको, टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, उसमें भी हिजाब नहीं चाहिए। मतलब बंदे को आप खुद कंफ्यूज कर दोगे, फिर आप कह रहे हो हिजाब भी ओढ़ो, तो हम कहाँ जाएं भाई? मतलब कहाँ जाएं? गार में जाके बैठ जाएं, वहां हिजाब करें तो फिर हिजाब का फायदा क्या होगा?
दुनिया रहने नहीं देती आपको ऐसा। आप देखें शाइस्ता लोधी जैसी कामयाब तरीन औरत, वो मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे उनसे मोहब्बत है। मैं आपको नहीं बता सकती मुझे उनसे कितना प्यार है। वो क्या खातून है, ठीक है। उन्होंने हिजाब दिया, क्या हमारे पाकिस्तानियों ने उनको हिजाब करने दिया? क्या वो अपने, हालांकि वो डॉक्टरी में चली गई, उन्होंने होस्टिंग छोड़ दी, वो डॉक्टर हैं, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी कि उन्होंने वो अस्पताल बनाए, सारे क्लिनिक्स बनाए, सब कुछ। क्या उनको सरवाइव करने दिया गया? नहीं। अच्छा, हम अक्सर लोगों से ये सुनते हैं कि जब आपकी तरफ ये नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो तो उसको आप इग्नोर कर दें एंड उसके बारे में सोचें ही नहीं। और जब आप नहीं सोचेंगे उसके बारे में तो आपका सफर आसान हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है और ऑब्जर्व भी किया है कि जब ये नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव जो फीडबैक आ रहा होता है लोगों को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप इसको किस तरह देखती हैं कि बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? क्योंकि कभी कभार इग्नोरेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। कभी कभार हम इग्नोर करके भी वो चीज हमारे सामने होती है, हम इसको इग्नोर कर भी देंगे लेकिन वी हैव टू फेस इट एवरी डे। क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म रुक नहीं जाएगा कि अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे, वो तो चल रहा है। यार मैं तो वही बता सकती हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में किया या मुझसे जो हुआ। डिलीट हो जाए, आप डिलीट हो जाए। अब तो मैं कभी कभी नीचे कमेंट के रिप्लाई भी कर देती हूँ। पता है वो पिछले दिनों नादिया हुसैन का एक क्लिप वायरल हुआ था जो उन्होंने ऑन स्क्रीन आके बोल दिया था कि तुम डैश की बच्ची, तुम्हारी माँ डैश की बच्ची, किसी ने उनको गाली दे दी थी। तो उन्होंने बोला तुम भी ये, तुम्हारी माँ भी ये, और ये वो सब कुछ। नादिया हुसैन ने लाइव वीडियो में, मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया, डिजर्व करते हैं, हम डिजर्व करते हैं। जब हम किसी को गाली देते हैं फिर गाली खानी भी आनी चाहिए, है ना। तो अब मैं तो यही करती हूँ कि लेकिन आपको लगता है कि जब कोई इस पोजीशन पे होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यू आर अ रोल जवाब नहीं देना इंडिविजुअल्स ना, हाँ जवाब नहीं देना। देखो क्योंकि आपसे जो लोग सीखेंगे वो तो उसका अपना ज़र्फ है। ये मैं आपसे वैसे जनरल पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी ने, उजैर साहब, यहाँ कुछ नहीं सीखना, किसी ने कुछ नहीं सीखना। किसी ने सीखना होता ना तो मैं पिछले 4 साल से NLP की लाइफ कोचिंग की वीडियोस बना रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग पे लाइफ चेंजिंग वीडियोस बना रही थी। 400 से ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। जब मैंने अड़गम बड़गम फजूल चीजें यूट्यूब पे डालना शुरू की, हजारों में व्यूज चले गए, पेमेंट्स आना शुरू हो गई यूट्यूब से। मैंने कहा ठीक है, मैं भी ये बनाऊंगी, आपको ये देखना है, मैं अच्छी बहू बनूंगी। ओके, बस चलें, that's very impressive and of course जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट उसको खैर आप इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन कंटेंट आपका अच्छा है जो आप। मगर मेरी तो चाह थी कि मैंने जो चीजें सीखी माइंड साइंसेस में, मेरा 16 साल की उम्र से मैंने पॉल मैकेना को पढ़ना शुरू किया, उसकी हिप्नोसिस की सीरीज। मैं बहुत मोटी थी, किसी ने मेरी आज तक मोटापे की पिक्चर्स नहीं देखी आज तक। फिरोज की वायरल हुई नहीं है मेरी। आपको दे दीजिएगा ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाय अल्लाह, आई कांट इवन इमेजिन दिस। बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मैं बहुत मोटी थी तो यूके में मैं कंफर्ट ईटिंग करती थी, फैमिली से दूर चली गई थी। तो व्हाट वर यू गाइस ईटिंग एट दैट टाइम? क्योंकि फिरोज का वेट भी ठीक ठाक था, आप भी जैसे मेंशन कर रही हैं। बचपन से मोटा था, मतलब छोटा था ना तो वो बचपन से मोटा था। मैं तो इंग्लैंड जाके हुई थी मोटी, जब मैं फैमिली से दूर हुई तो मुझे सिर्फ मीठा दिखता था। और तुम्हें पता है इंग्लैंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिप्रेशन रेट है। 4 बजे जो है वो दोपहर के 3 बजे रात हो जाती है, हर वक्त बारिश, और स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिक होती है, नीचे बंदा खड़ा होगा तो लाइट जलेगी, राइट। फैमिली भी नहीं तो सिर्फ मीठा खाती थी, पोटैटोज ही होते हैं वहां पे और ये सब कुछ। इसलिए मैं तो मोटी हुई थी बस, हाँ, और कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने फिर पॉल मैकेना की पहली सीडी जो मैं माइंड साइंसेस में जिस तरह मैं आई वो मैं ऐसे आई कि मैंने पॉल मैकेना की आई कैन मेक यू थिन पढ़ी थी, और वाकई उसमें जो इंटरवेंशंस थी ना, जो सीडी लगा के फिर मैं सुनी थी 30 मिनट्स के लिए, पता नहीं 15 मिनट के लिए, एवरी डे 7 डेज तक, और जो मैंने वेट लूज किया है उस दिन मुझे पता चल गया कि बॉस गेम इधर नहीं है, गेम सारा इधर है। फिर मैंने ये पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे बचपन से लोगों को रीड करने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा क्रेज जिसको कहेंगे ना, वो मुझे एक्चुअली। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने मेंशन भी किया इस टाइम पे कि बुक पढ़ने से आपका जो माइंड है वो इतना जो है ओपन अप हुआ कि आपने सोचा कि जी मैं इसके ऊपर माइंड साइंसेस पढ़ती हूं। माइंड साइंसेस के रहा। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई स्टार्ट कर रहा होता है इस तरह की जर्नी, वेट लॉस हो गया या बॉडी बिल्डिंग हो गई या किसी भी तरीके की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पहले एक चीज देखने को मिलती है यार हमारे डीएनए में ये चीज नहीं है, या हमारे फैमिली जिम में मोटापा है या ये ओबेसिटी है, ये इस तरह की चीजें हैं। लेकिन वो अपना कोई भी एफर्ट नहीं डालते। एफर्ट डालने से पहले ही वो
एक तरीके से आप खुद ही डिमोटिवेटेड होते हैं। तो आई ऑलवेज बिलीव कि पहले आप अपने जहन में तो सोचें कि आप अपने आप में भाई ट्रांसफॉर्मेशन ला सबकी सकते अम्मा हैं। होनी चाहिए हमारी तरह और शोहर होने चाहिए मेरे शोहर की तरह। वो आपका हल्का सा इसको कहते हैं टायर, वो जो पेट के वो जो निकलना शुरू ही होगा कि उससे पहले आपके मियां आपको मोटी हो रही हो पतली हो जाओ ऐसे अच्छे लगता अच्छे लगता खुद से पहले बुरी लगने लगोगी, ऐसे नहीं करो, अपने आप को ख्याल रखो, इतना करेंगे वो आगे बोलोगे बस जिम चलेगा। जिम नहीं जाना चाहती, अच्छा ठीक है, यूट्यूब की वीडियो लगा लो 30 मिनट्स स्मार्ट टीवी पे और अपना वर्कआउट घर पे करना शुरू कर दो। तो मैं तो शादी के बाद भी जब मोटी हुई तो मैं ऐसे ही घर पे ही कर लेती थी वर्कआउट, मगर मैं ये कह रही थी कि अम्मियां सबकी हमारी तरह होनी चाहिए। हमारी अम्मी ने, मैं सही बताऊं, हमारी अम्मी, अच्छा आप इसको नेगेटिव नहीं लेती कि अगर कोई पिन पॉइंट करे आपको? नहीं लेती, जो है मैं बॉडी कहती शेमिंग हूँ की इतनी टर्म यूज होती है कि अगर आप किसी को पॉइंट आउट भी करते हैं तो वो अक्सर बोलते हैं कि आप यार ये वुमेन एम्पावरमेंट और ये बॉडी शेमिंग को ना बहुत मतलब चेंज कर दिया इसका बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को एक दूसरे को बताना चाहिए कि यार पतले हो जाओ, फिट हो जाओ, तुम्हारा ही कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहेगा, तुम्हारा ही शुगर लेवल सही रहेगा, तुम ही खूबसूरत लगोगे, राइट? तो वो कुछ बुरा या गलत नहीं कह रहे होते। दूसरा ये कि अपनी अम्मी के बारे में बता रही थी, हमारी अम्मी तीनों बच्चों के लिए चने उबाल के रखना घर में, देसी अम्मियां ऐसी कहाँ होती हैं, अंडे उबाल के रखना, चिकन मैरिनेट करके बॉईल करके रखना, सालों से हमारे घर का ये हिसाब है। हालांकि कट्टर देसी फैमिली है, पंजाबी फैमिली, ठीक है, तो वो पिलाओ और वो चिकन छोले भी बने हुए होते हैं, फुल रोगन खाने भी बने होते हैं, मगर डाइट फूड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर हाउस बिकॉज अम्मी को पता है कि ये रोजी है, बच्चों की रोजी है, ये इन्होंने कमाना है, अगर टीवी पे आना है तो फिर इनको पतला होना जरूरी है। तो अम्मी को नहीं, अच्छा अम्मी अपनी बेटियों को बहुत डांटती हैं, बेटों को भी, कि अगर थोड़े से इधर उधर होने लगे ना। अच्छा तो हाँ, और शादी के बाद ऐसे पतली रही कि फिर सुहेल साहब थे। अच्छा मैं सुहेल को सुहेल साहब कहती हूँ, सब बड़ा मजाक, मैमा बड़ा मजाक उड़ाती है, अल्लाह सुहेल साहब नहीं मतलब कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा इज्जत दे रही हैं या पता नहीं मुंह से निकल, अच्छा सुहेल हैं ऐसे। मैं जब पाकिस्तान, लेकिन मुझे बड़े फ्रेंडली लगते हैं, मुझे ऐसे साहब वाली फील नहीं आती कि वो बोलते हो कि भाई ये अब तुम्हारी थोड़े जगह है। चेंज हो गए हैं ज़हर। अब मेरे साथ, मैं जो थी ना, मैं बहुत माही मुंडा थी, मैं बहुत माही मुंडा थी, मैं एक लड़का थी, क्योंकि मुझे मेरे बड़े भाई के साथ में ज्यादा रही हूँ, अली भाई के साथ, वो एज में बड़े थे, और वो मुझे ना रात को लड़कों के क्रिकेट मैच हो रही हो तो मुझे साथ ले जाएंगे। अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, मेरा असली नाम पता है क्या है? आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। जो डॉक्यूमेंट्स में? नहीं डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, मैंने खुद चेंज कराया था जब मैं 6th ग्रेड में, राज है, मैंने अपना नाम खुद चेंज किया है। मेरा असली नाम क्या था बता दूं? बताएं, बिल्कुल बताएं। ये तो एक मेरा असली नाम था बख्तावर मलिक। ये आपका बर्थ नेम है? बर्थ नेम है। बीबी जो थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, उसकी मेरी अम्मी बहुत क्रेजी फैन थी भुट्टो साहब की, अम्मी और सारे घर वाले। और जब बीबी का इंतकाल हुआ था, जब शहीद हुई थी, तो मुझे याद है मैं कोचिंग से घर आ रही थी और मुझे ऐसे लगा था कि मेरे घर में कोई जनाजा पड़ा हुआ है, बस मैं अंदर से ऐसे रोने की आवाज आ रही थी, और मैं अंदर जाऊंगी तो बस कोई मुझे मिलेगा, कोई लेटा हुआ। बहरहाल तो 92 में या 3 में जब मैं पैदा हुई थी तो बख्तावर उनकी बेटी पैदा हुई थी, तो अम्मी ने मेरे साथ मतलब मेरा नाम बख्तावर रख दिया। और बस फिर जब मैं ग्रेड 6 में आई तो लोग बच्चे जैसे बुली करते हैं ना कि बख्तावर, असल में पश्तो नाम भी है, अब वो कोयटा से थे, खुशकिस्मत, तो वो थोड़ा पश्तून इफेक्ट भी था थोड़ा सा, तो बस वो पश्तून होते होते वो बख्तावर हो गई। फिर वो अंदर से वो थी भी, मैं एक सर्टेन एज तक लड़का अच्छा, तो आप डॉक्यूमेंट पे अभी जो आपका नाम होता है वो बख्तावर है? नो दुआ है। मैंने खुद जाके, हमारे जो यूनियन काउंसिल होते हैं वहाँ पे, पहली लड़की होंगी जिसने 6ठी जमात में अपना नाम खुद दुआ, मैंने शॉर्टेस्ट नेम सिलेक्ट किया क्योंकि सब कहते थे कि तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है। अच्छा। तो मैंने शॉर्टेस्ट नेम अपना नाम खुद रखा था। फैमिली स्टिल कॉल्स यू विद दिस नेम? कभी ऐसा होता है किसी ने कॉल आउट किया हो तंग करने के लिए? बहुत अरसे तक तो एक टॉर्चर मिला मुझे, धमकियां, मैं नाम बता दूंगी इसलिए, कूल मत बनो, दुआ मत बनो, बता दूंगी तुम बख्तावर हो। मगर उमैमा को मेरा बख्तावर नाम ही पसंद है, और आई डोंट नो, आई लव दुआ, आई लव द फीलिंग ऑफ इट, आई लव द मीनिंग ऑफ इट। दुआ जो है वो अल्लाह ताला और बंदे के बीच का कनेक्शन होती है और वाहिद जरिया होती है। वाओ, दिस इज इनक्रेडिबल। दुआ एंड / बख्तावर, हम जो है अपने प्रोग्राम में
अब थोड़ा सा पॉडकास्ट के एंड की तरफ तो आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे एंडिंग में जरूर लेना चाहूंगा, एंड एज यू आर अ माइंड कोच एज वेल, तो जो रिलेशनशिप्स हैं, हाउ टू मेंटेन दीस रिलेशनशिप्स इन अ सिचुएशन इन अ वर्ल्ड लाइक दिस जो अभी चल रहा है, एंड ओवरऑल जो सिचुएशन आप देख रही हैं कि अगर हम बात करें लोगों की, सो दे हैव टू अर्न फॉर देयर फैमिलीज एज वेल, परेशानियां हैं, दे हैव टू कीप देम हैप्पी एज वेल, लेकिन वर्क स्ट्रेस भी है, वर्क स्ट्रेस लाइफ को बैलेंस करते हुए उन्होंने लेके चलनी है सारी चीजें, रिलेशनशिप को लेके चलना है, झगड़े भी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे लोग इरिटेट हो जाते हैं, क्या है कोड ऐसा आपके पास, या क्या आप डी कोड कर सकती हैं रिलेशनशिप एडवाइस ऐसी जिससे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहे? मुझे लगता है ये हमारी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, और जब हम लोग रिलेशनशिप थेरेपीज भी करते हैं, तो उसमें एक चीज होती है वैल्यूज इवैल्यूएट करना, मियाँ की भी और बीवी की भी, लड़के की भी और लड़की की भी। प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ आ रही होती है कि बिलफर्ज, अब ये बात समझने की है थोड़ी सी, बिलफर्ज लड़के की वैल्यूज हम लोग इंटरवेंशंस के थ्रू या थेरेपी के थ्रू निकालते हैं, तो वो ये आती हैं कि लड़के के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा कमाना, फिर उसकी इज्जत, फिर उसकी फैमिली या ऐसी कोई चीज, और लड़की के लिए साथ टाइम स्पेंड करना या रोमांटिक बातें करना या कोई भी थर्ड कोई भी अदर थिंग हो सकती है। जब ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं होती हैं, लड़के की और लड़की की, ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं होती हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो जो वैल्यूज हैं एक दूसरे की, उसको समझें। 7 साल तक 7 years ऑफ इच होते हैं, साइकोलॉजी में कहते हैं, तकलीफों में गुजरते हैं, उनको निकाल दें। अपने दोस्तों की बातें ना सुने, अपने यारों की बातें ना सुने, दूसरों की जिंदगियों को मत देखें, किसी का मशवरा मत लें। सब्र के साथ ही रिश्ता चलता है, और रिश्ता निभाना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत, वो कहते हैं ना, आग का दरिया है, डूब के जाना है, तकलीफें आती हैं, वो साथ ही क्या जो बीच में छोड़ के भाग जाए, राइट? और हमारी लड़कियों को जाए, मुझे पता है कि लोगों को बुरा लगेगा, मैं जो आजकल जमाने में दुनिया में देख रही हूँ ना, वो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है कि लड़कियों में सब्र भी नहीं है। मर्द को बाहर जाना है, कमाना है, कोप अप करना है, लोगों के सामने भी अच्छा दिखना है, लगना है, और लड़कियों ने वो बात नहीं समझनी। अगर मर्द के पास थोड़ा है, थोड़े में रहना सीखे। आप मेरा लिबास है, तू तेरा लिबास हूं मैं, लिबास है एक दूसरे को, एक दूसरे की कुताहियों को छुपाए, ऐब छुपाए, और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें हील हो जाती हैं, बस। Absolutely, very well said. And with this note, we are ending this conversation, दुआ। लेकिन बहुत जबरदस्त कुछ बातें हमने आज डिस्कस की हैं, काफी लोगों को उससे कुछ सीखने को ही मिला होगा। लेकिन कुछ जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इसका सेशन दोबारा ही प्लान करें। बिल्कुल। तो आपका भी जो यूएसए का थोड़ा एक्सपीरियंस होगा वो और मजीद आपको मिल चुका होगा, एंड उस हिसाब से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड विद दैट, दिस इज न्यूज़ एरसन साइनिंग ऑफ विद दिस एपिसोड ऑफ सेपियंस एक्सपीरियंस। क्या चीजें आपको आज नई सीखने को मिली वो हमें जरूर बताइएगा। इफ यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर ऑन फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, सो कमेंट अस ओवर देयर, वरना यूट्यूब के ऊपर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे अपने सवालात भी मेंशन कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ सेपियंस एक्सपीरियंस। टिल देन, टेक केयर।